नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष के परिदृश्य की अगर बात करें तो भारतवर्ष में बहुत कुछ चल रहा है और खासकर पिछले कुछ दिनों से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस वक्त गहमागहमी चलती नजर आ रही है और ये माना जा रहा है कि सोमवार को इस पर एक बिल भी लाया जा सकता है। कितना महत्वपूर्ण ये वन नेशन वन इलेक्शन है, क्योंकि भारतवर्ष की अगर बात करें तो यहाँ पर रियासतें भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी होते हैं, पंचायती राज पंचायतों के भी इलेक्शन होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर एक साथ पूरे देश में इलेक्शंस होते हैं तो कितना प्रभाव या फिर कितना जो एक्सपेंसेस है उसको अवॉइड किया जा सकता है। और उसके दूसरे साथ साथ भारतवर्ष में जो अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है, गतिशील भारतवर्ष है, विकास की राह पर गामजन है, कुल मिलाकर किस नजरिए से इस वक्त पड़ोसी मुल्कों का इंपैक्ट इस पे पड़ता नजर आ रहा है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर की बुलंद आवाज श्री गौरव गुप्ता जी, जो जाने माने जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा आप विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, सेक्रेटरी हैं जम्मू क्लब के और जम्मू के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। गौरव जी, जो तस्वीर अभी निकल के आ रही है, खासकर अगर हम नई दिल्ली और केंद्र के राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें, वहां काफी कुछ घटित होता नजर आ रहा है और इस कड़ी में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी सामने आ रहा है। किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? देखिए सूर्य जी, ऐसा है कि जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें और एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि होना भी चाहिए, और जब बात हो रही है कि अदरवाइज आप देखिए, अगर आप अपने हिंदुस्तान अपने पूरे देश की जब हम बात करें, ऑलमोस्ट एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर हम लोग इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, और जिसका खमियाजा आप देखें आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, फिर काम जो है आधी योजनाएं बीच में रह जाती हैं। उसके अलावा खर्चा कितना होता है, अब आप उसके अलावा अगर आप खर्चा कैलकुलेट करें, इट इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन। अब उस खर्चे को अगर हम कैलकुलेट करते हैं और जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, दोनों चीजों को देखना है कि अगर आप खर्चा देखिए, इलेक्शन कमीशन का खर्चा तो होगा जो प्राइवेट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका खर्चा, मतलब आप देखो कि अनबिलीवेबल इतने लेवल पर खर्चा हो जाता है। तो ये कोविंद जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी और जिसके तहत कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी किया, मुझे लगता है कि बड़ा एक ऐतिहासिक एक ऐसा कदम है जिस पर मुझे लगता है कि हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी था। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज अभी आ गई और अभी लागू होने जा रही है। 1952 से अगर आप पीरियड देखिए 67 तक यही सब ऐसा ही होता था और चीजें क्लियर रहती थी। अदरवाइज तो जो माहौल इस समय यहाँ पर अगर पूरे देश में देखिए कि जिस तरीके मैंने कहा, तो माहौल तो हमेशा ही हम इलेक्शन फेस्टिव मूड में रहते हैं कि भाई इलेक्शन आ गए, और जिसका खमियाजा एक आम आदमी को पे करना पड़ता है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक बहुत खुशी की बात है कि अगर सारे हिंदुस्तानी इसको एकजुट होकर इसको एक्सेप्ट करें और इसी मोड पे आगे जाए। गौरव जी, इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि चार जो जनरल इलेक्शंस उसके साथ मिलके 52, 1952, 57, 1962 और 1967 में ये चार बारी वन नेशन वन इलेक्शन भारतवर्ष में हो चुके हैं। कुछ अनूठा नहीं है और लीग से हटकर कुछ होने नहीं जा रहा और कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को तो पारित कर दिया है। जल्दी इसको माना जा रहा है कि सोमवार को प्रस्तुत किया जाएगा और उसके लिए कहीं ना कहीं 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की भी आवश्यकता है। और उसके साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुडुचेरी की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो उसको लेकर भी वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रस्ताव, दो बिल लाने की बात हो रही है। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर की अगर बात की, क्योंकि फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने ये प्रस्ताव इस पे पेश किया था, किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ आपने कहा कि 2/3 मेजोरिटी की इसको आवश्यकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात स्वर ये निकल के आ रहे हैं, हर बार जब इलेक्शन होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, डेवलपमेंट कार्य पे एक विराम लगता है, खर्चा हर इलेक्शंस में ज्यादा होता है, जिससे देश का जो भी रेवेन्यू है वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना पड़ता है। कितना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो कितना बेनिफिट इस पर मिलेगा? देखिए, कल अगर आप हाल ही में अगर आप 2 दिन पहले का अगर आप देखिए ना, एक स्टेटमेंट कोविंद जी की आई है, कहीं पर उन्होंने सब एक प्रोग्राम चल रहा था वहां पर कोट किया था, अगर ये पास हो जाता है और वर्चुअली अगर आप देखिए अगर ये पास हो जाता है तो हमें 1.5% का इजाफा सीधा जीडीपी पे होगा।
बड़ी चीजें क्लियर हैं इसमें। 1.5% का इजाफा की जब मैं बात करता हूँ, आज आप मानो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है 17% के करीब वो बढ़ेगा। फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें 1.2% वो भी बढ़ेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो बात करें 0.5% वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, जब मेजरली एक चुनाव होते हैं, बहुत से इन्वेस्टर होते हैं जो रुके होते हैं, भाई हम चुनाव के आने जो परिणाम होंगे उसके बाद ही इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप ओवरऑल फिर इसका सिनेरियो देखिए, एक डिक्रीज होगा, इस पूरे का इफेक्ट होगा आपकी इन्फ्लेशन पर। इसको कैलकुलेशन को अगर आप करो तो कहीं ना कहीं पर ओवरऑल जो है कंज्यूमर को इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर पे खर्चा होगा। और सही माने पर अगर आप इसको ओवरऑल अगर आप एक ब्रॉडर वे में देखिए, जो एक इतना बड़ा खर्चा जो इतने बड़े लेवल पर क्या उसको इलेक्शन कमीशन करता है या उसको ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, आज सारा एक इकट्ठा होकर वन टाइम होगा। और वन टाइम होगा ऑब्वियसली फिर फोकस भी उस तरीके रहेगा। तभी हम बात करेंगे जब हम जीडीपी की बात करते हैं और जिस तरीके हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। एंड वेरी सून 2025 के तो आगे परिणाम जो आ रहे हैं कि वेरी सून वी विल सरपास जापान को करेंगे, तो इतनी बड़ी इकोनॉमी हम चौथे नंबर पे स्थान पर आ जाएंगे। तो अगर ये इस समय अगर ये हो जाता है तो मानो कि सोने पे सुहागा वाली बात होगी और एकदम राइस समझोगे। अगर हम 6-7% की अगर फीसद से आगे बढ़ रहे थे, सीधा 1.5% के हिसाब से आगे बढ़ जाएगी हमारी इकोनॉमी। एकदम जीडीपी की बात करें एकदम ग्रोथ आएगी, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो है आज यही बात कर रहे हैं। अगर कल कोविंद जी ने कल कहीं पर ये कोट की बात 2 दिन पहले जब कोट की, उन्होंने भी ये कैलकुलेशन से ही की कि ओवरऑल जो है एक कंज्यूमर को ही फायदा है इसका। हाँ, तो इसको अगर आप उस सेंस में देखते हैं। अदरवाइज एक्सपेंसेस की जब मैं बात करता हूँ, एक बड़ा मुझे आपसे शेयर करते हैं ना, एक फिगर मैं आपको देता हूँ इलेक्शन कमीशन की। अभी पीछे अगर आप हाल ही में अगर आप कॉस्ट देखें ना, लगभग कोई 4.5 थाउजेंड करोड़ का उसमें खर्चा हुआ। अभी ये इलेक्शन कमीशन का खर्चा बता रहा हूँ। अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज की, अगर मैं बात करूँ 2019 के आंकड़े हैं कुछ मेरे पास, 55,000 करोड़ तो 2019 में खर्चा हुआ। उसके बाद 2024 में यू कैन नॉट बिलीव 1.35 लाख करोड़ का खर्चा हुआ। अब आप बोलो जो इतना खर्चा है, जो इतने बड़े लेवल पर जो खर्चा हुआ, तो डोंट यू थिंक कि अगर इस खर्चे को अगर आप साइड पर करते हैं और अगर ये सारा वन टाइम और वन नेशन वन इलेक्शन वाला अगर हमारा भरपूर तरीके से एक पूरा बहुमत के साथ अगर ये पास होता, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी एक नई सुबह होगी पूरे हिंदुस्तान की, जहां पर हमारी इकोनॉमी जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी तेजी से आगे बढ़ती जाएगी। और तभी कोविंद जी ने भी लास्ट 2 दिन पहले जब स्टेटमेंट दी, उन्होंने लोगों को उन्होंने एड्रेस करते हुए बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑल ओवर इंडियंस को इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर कंसेंसस बनाने चाहिए कि हमें ऑप्ट करना चाहिए इसको। तो उसके पीछे कारण थे कि क्यों ऑप्ट करना चाहिए, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी। तो मुझे लगता है कि इट विल बी ए वेरी गुड स्टेप अगर हर एक भारतीय इसको एक्सेप्ट करता है खुशी खुशी, क्योंकि कुछ इसमें लोग वो भी कह रहे थे कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी कहीं पर वो रीजनल बेस्ड पार्टीज और रीजनल आपकी जो एरियाज की डेवलपमेंट है उस तरीके नहीं होगी। मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि फोकस बड़ा क्लियर होगा। जब आपका लोकसभा का चुनाव होगा या असेंबली का आपका चुनाव होगा, इकट्ठे होगा, आप नुमाइंदे अपने एकदम उसी समय चुनेंगे। मुझे लगता है कि एक तो टाइम भी बचेगा और उसके साथ साथ अगर बड़ी बात है ना खर्चा बचेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और फिर दूसरा जो प्रगति का आपका काम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, रुक जाते हैं, अनप्लान मतलब चीजें जो प्लान होती है उस तरीके पर चलती नहीं, तो उस तरीके एक ग्रोथ भी आपकी उस तरीके से आगे ही होगी और बढ़ेगी अगर ये सब इंप्लीमेंट हो जाता है टाइम। इलेक्शंस की बात जब भी आती है तो कहीं ना कहीं भारतवर्ष में जब भी इलेक्शन आती है, खासकर अगर हम लोकसभा की बात करें या फिर बड़ी जो हमारी स्टेट्स है जो हमारे अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु रहती हैं, तो कहीं डीप स्टेट्स भी एक्टिवेट होती नजर आती हैं। क्योंकि इलेक्शंस में अगर बात करें तो कई नाम भी सामने आते हैं, और विडंबना यह है कि इस वक्त भारतवर्ष के परिदृश्य की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं डीप स्टेट एक्टर्स इस वक्त इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और जो जिस तरीके से वो आंखें दिखा रहा है, अपने आप में क्या लगता है कि क्या भारतवर्ष में न केवल जम्मू कश्मीर की बात करें, बाकी रियासतों में भी इस वक्त कई नॉन स्टेट एक्टर्स काम कर रहे हैं? देखिए, जब आप डीप स्टेट की बात करते हैं, देखो शेडो गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, ये एक सेट ऑफ खासकर मैं जब ये डीप स्टेट पूरी एक
इस पर अगर मैं ब्रॉडर वे में बात करूं, मुझे लगता है इट इज अ सेट ऑफ किसी एक बड़े देश में, जैसे अमेरिका में अगर आपने देखा होगा ट्रम्प सरकार ने किस तरीके अपने इलेक्शन कैंपेन भी जब किए कि डीप स्टेट का ये जितना है यहाँ पर जो इनका सरमाया चल रहा है हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम इसको खत्म कर देंगे, कॉन्स्पिरेसी है। और शैडो गवर्नमेंट जब मैं बोलता हूँ, एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं वो, फिर उसमें उसके ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें उनकी इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व होती है, उसमें फिर उनके आप देखिए उनमें उनके प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं पूरी देश को अपनी दिशा देने के लिए। एक मानो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, और ना ही अपने देश के लिए नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया मतलब वर्ल्ड में विजन रखते हैं। सूरी जी, आज मुझे कहते हुए बिल्कुल परहेज नहीं होगा, आज जब एक भारत एक सबसे बड़ा कंज्यूमर, आज हम लगभग 144 करोड़ की जनता बन चुके हैं, 142 बोलते हैं, अब आप आंकड़े चेक करिए, ऑलमोस्ट हम लोग 144 करोड़ की जनता बन चुके हैं, और एक उभरती ताकत जो है सबसे ऊपर निकल के आ रहा है। और आज बांग्लादेश की जब आप बात करते हैं, साथ में जो जो हुआ, और मेरा जब ज्वाइनिंग था बीजेपी में तब भी आपने देखा होगा मैंने नाम लिए थे, जॉर्ज सोरस का नाम लिया था, इल्हान उमर का नाम लिया था, डोनाल्ड ल्यू का नाम लिया था, मैं यही ले रहा था। ये ऐसी फंक्शनरीज हैं जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, और मैं डायरेक्ट आज बोलूंगा इसमें यूएसए इन्वॉल्व है। किसी भी देश को किसी प्रगति की तरफ कैसे लेके जाना है, किस तरीके जाना है, बर्दाश्त नहीं करना, फिर मुझे लगता है बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेटर है इसमें यूएसए। और जिस तरीके डीप स्टेट जो एक्चुअल में काम ही वहां से कर रही है, आज बांग्लादेश की जो भी सूरत हाल है, जिस तरीके डोनाल्ड ल्यू का वहां जाना, पहले प्लान करना, फिर सेंट मेरी आइलैंड को, क्योंकि अगर आप देखिए बांग्लादेश की जब हम बात करें, आप शेख हसीना ने पहले कह दिया था 3 महीने पहले कि एक बाहर का मुल्क का गौरा देश जो है वो हम पे यहाँ पे राज करने का सोच रहा है, और उसके लोग यहाँ पर विजिट भी कर रहे हैं, उसकी नजर है हमारे यहाँ कर आइलैंड पर भी। तो ये सीधे सब दिखाती हैं कि डीप स्टेट एक बहुत बड़ा आज काम कर रहा है, और जिसके तहत ही ये सारी जितनी घटनाएं वो हो रही हैं आज की डेट में। आज हिंदुस्तान को अगर सबसे बड़ी थ्रेट है, मुझे लगता है कि ना तो टाइम हैज कम, एक्चुअली में हर एक हिंदुस्तानी के लिए भी वो टाइम आ चुका है जहां पर एक इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम है। कौन सी ताकतें हैं जो आज आपको तोड़ने पे लगी, आपको उनको आज बिल्कुल एक्सपोज करना पड़ेगा। पर अफसोस ये है कि हमारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, जो साथ में उनके मिलके काम कर रहे हैं। उन देयर मोटिव इज ओनली वन एंड पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव इज वन, हाउ टू डिस्टेबलाइज इंडिया, इंडिया की ग्रोथ को कैसे रोका जाए, यहाँ पर पॉलिटिकल जो एक यहाँ पर स्टेबिलिटी है इसको छेड़छाड़ कैसे हो, उसको अप्रोर कैसे हो, उसमें मतलब उसको भी रोका जाए कि स्टेबल सरकार कैसे चल रही है। पर मुझे लगता है कि इतनी बड़ी अवेयरनेस हर जगह होती जा रही है, और हमारे सारे माध्यम से, सोशल मीडिया से, मुझे लगता है कि आज एक आम नागरिक भी जो है ना वो आज जागरूक है। और खासकर मैं जब इवेंट्स देखता हूँ, सीसीआर की जब मैं बात करता हूँ, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जो कि अगर आप देखिए एक बड़े बेहतरीन तरीके से क्या क्या एलिगेशंस लगा देता है, हमारे ऊपर ही एलिगेशंस लगा देता है। फिर जो अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा समित पात्रा जी ने किस तरीके सारा बताया कि एक एक बना हुआ, ट्रायंगल बना हुआ है। ओसीसीआर की अगर आप बात करें, जॉर्ज सोरस की बात करें, देन फिर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सो कॉल्ड, क्या बोलूं मैं, मिस्टर गांधी, क्या एक पूरा एक नेक्सस इनका बना हुआ है कि यहाँ पर किसी ना किसी तरीके यहाँ पर खलबली बची रहे, और यहाँ पर किसी ना किसी तरीके कोई काम ना हो। तो बड़ी चीजें यहाँ पर है जो क्लियर कट दिख रही हैं कि किस दिशा पे ये फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। और ना बाय कोइंसिडेंस अगर आप इसको, अगर आप ओवरऑल, अगर आप इसकी डीप रूटिंग अगर आप देखिए कहाँ से सारा कुछ आया, और ये सारे ना कोइंसिडेंस बोलो या आप बोलो कि ऐसा प्लान्ड वे में हो रहा है। मैं कुछ फिगर्स हैं जो आपके साथ कोट करना चाहता हूँ, पिछले 3 साल की फिगर्स है, मैं नहीं कोट कर रहा, समित पात्रा जी ने भी कहा था जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगर लास्ट अगर आप 3 साल के देखिए, 2021 29 जनवरी को बजट सेशन ऑन होता है, साथ ही इंडियन फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो जाता है 3 फरवरी 2021 को। आगे बढ़ते हैं, 18 जुलाई 2021 को पीगस की फिर रिपोर्ट आ जाती है, 19 जुलाई को मॉनसून सेशन ऑन होता है। आप कोरिलेट करिए टाइमिंग, जब जब कोई सेशन ऑन हो रहा है, पार्लियामेंट लगने जा रहा है, संसद लगने जा रही है, ये उसी में पंगे होंगे। फिर उसके बाद अगर आप बढ़ते जाइए, पार्लियामेंट फिर बिगन होता है जनवरी 2023 में, 17 जनवरी 2023 को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की रिपोर्ट आ जाती है, उसकी हेडिंग आ जाती है इंडिया दी मोदी क्वेश्चन। मतलब आप देखो टाइमिंग क्या है इन लोगों की, किस तरीके प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाती है 24 जनवरी 2023। मैं 3 साल के बता रहा हूँ आपको पूरे सीक्वेंस में। और उसका फिर बजट सेशन फिर 31 जनवरी को होता है उसका 2023 का। ऑलमोस्ट जब आपके सेशंस लग रहे हैं पार्लियामेंट के, ऑलमोस्ट खलबली तब मच रही है।
ताकि काम नहीं किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, डिस्ट्रैक्ट किया जाए सही मुद्दों से। सही कोई पॉलिसी बन रही है, देश को आगे कैसे, ऐसा नहीं सोचना सिर्फ खलबली मच जाए, वहां पर काम ना हो। फिर उसके बाद जब मैं बात करूं, बजट सेशन अभी 20 जुलाई 2023 को शुरू ही होना था, 19 जुलाई को आगे मनी पर वायलेंस होगी। सोचो आप इसको, किस तरीके हो रहा है, कोइंसिडेंस नहीं है, ये करवाया जा रहा है और इसके पीछे पूरी डीप स्टेट इन्वॉल्व है। और जिस तरीके ये सारी मतलब चीजें जो शेप अप हो रही हैं, जिस तरीके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, बड़ा शर्मनाक है कि हमारे कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे बहुत सी बड़ी फोर्सेस हैं जो आज मेक इन इंडिया की बजाय आज ब्रेक इन इंडिया का काम करें। फिर उसके बाद फिर आपने वो भी देखा होगा कि जब 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन की रिपोर्ट आ गई और मई में पीक में था हमारा इलेक्शन पूरा एक पीक में था हमारा, तो उस समय ये रिपोर्ट आ गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, मानसून सत्र फिर शुरू हुआ 22 जुलाई 2024 को और फिर 10 अगस्त को फिर दोबारा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। तो सूर्य जी समझना पड़ेगा आपको कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं है, क्या कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा जिससे भटकाया जाए मेन मुद्दों से, डेवलपमेंट के इश्यूज को कि आगे लेके जाना है। एक ही ड्रीम है कि भाई हम सब ने एक ड्रीम है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया 15 अगस्त 2023 को, विकसित भारत 2047 का, और सब तमाम 142 करोड़ की जनता उनके साथ लग गई और एक स्वप्न ले लिया सबने। अब ये सब चीजों को जब आप एक बड़े लेवल पर देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंचती है, कि दुख पहुंचती है कि आप सदन ही चलने नहीं दोगे, आप पार्लियामेंट ही चलने नहीं दोगे। और उसके पीछे इन्वॉल्वमेंट जब आप देखते हो कि देखो किस तरीके फोर्सेस अपना अपना काम कर रही हैं, रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अब करंट सेशन की बात करते हैं। 25 नवंबर 2024 को जब शुरू हुआ, 20 नवंबर को ही पहले ही रिपोर्ट्स आ गई कि अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी ने वहां पर एक रिपोर्ट पेश कर दी कि हमारे प्राइवेट एक बिजनेसमैन पर, वो आपको भली भांति नाम जानते हैं आप। तो मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा नहीं है कुछ भी। और जो फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि उनको पूरे का पूरा एक तरीके से उनको एक्सपोज करना चाहिए और उनको खुद भी शर्म आनी चाहिए कि हम ये क्या करने जा रहे हैं और ये ऐसे नहीं हो रहा, टोटल प्लान्ड वे में हो रहा है। और जिस तरीके भी इसकी प्लानिंग हो रही है, मुझे लगता है कि आज एक्सपोज करने की जरूरत है। आज आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है एज ए इंडियन कि ये जितनी फोर्सेस को आप पनपने दोगे यहाँ पर, उतने आप पीछे चलते जाओगे। और जो हाल आप सूरत हाल देख रहे हैं बांग्लादेश, क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है आज, तो यही स्थिति ना बने। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी सबको अपील करता हूं कि अपनी आंख और कान खोलकर अच्छे तरीके से महसूस करिए। ये वाकई एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्लान्ड तरीके से काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि आज देश को मजबूत करने की जरूरत है, देश को आज उन्नति पे लेने की जरूरत है, ना ही उसको ब्रेक इन करने की जरूरत है। जिस तरीके आज केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए हमारे पास सब कुछ है, आज इतनी बड़ी मार्केट है, हम सबसे बड़े कंज्यूमर है, बिकॉज वी आर पॉपुलस। इतनी बड़ी मार्केट्स है, हम कुछ भी कर सकते हैं, पर टॉलरेट नहीं ना हो रहा। टॉलरेट इसलिए नहीं हो रहा कि इंडिया कैसे ग्रोथ इतनी पकड़ता जा रहा है। जहां देश वहां पर अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं, हमारे यहाँ पर हम लोग 2025 के अनुमान में चौथे स्थान पर होंगे। और ये वही भारत है, आज मैं बात करूं सूर्य जी 1947 की अगर मैं बात करूं, भारत की अगर आप जीडीपी की बात करें, हम लोग छठे स्थान पर थे। भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, आजादी से पहले भी हम लोग एक सोने की चिड़िया थे। 1947 में भी अगर आप अपना रैंक देखें वहां पर, अगर आपका जीडीपी और उस समय जब आप अपनी अर्थव्यवस्था को देखो, आप छठी अर्थव्यवस्था थे। बाय द ईयर 1990 आते आते तक आप छठी एक पोजीशन से आप 17वीं अपनी पोजीशन पर आ गए। अब देखिए कितने इवेंट्स बीच में ऐसे हुए जिन्होंने देश में मतलब कि इकोनॉमी को डाउन ही किया। 2014 आते आते 2014 में आप 10वीं अर्थव्यवस्था बने। बड़ा मुश्किल से आप आज एक 5वें स्थान पर हो, जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे लगता है 2025 में आप चौथे स्थान पर होंगे। रुकना कुछ नहीं है, पर आज होशो आवाज अपने ऑन रखने, हर एक प्रत्येक भारतीय को कि याद रखना है कि भाई ऐसी फोर्सेस के साथ हम सबको इकट्ठे होकर लड़ना है। हम किसी भी ऐसी फोर्सेस को आगे नहीं आना देंगे जो हमारे देश को तोड़ने का काम करेंगे, जोड़ने का काम। गौरव जी, महत्वपूर्ण चीजें खासकर आपने डीप स्टेट की बात की और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के आंतरिक और बाहर के जो एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर बात करें, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, चाहे बांग्लादेश की अगर बात करें, श्रीलंका, पाकिस्तान
आ गई ये जो स्टेट्स है वहाँ ऑलरेडी एक्टिव हैं, जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष में कई तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स को प्लान करके। और जिस तरह अगर हम जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की अगर बात करें, जिस तरह राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो कहीं ना कहीं एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स भी भारतवर्ष में देखने को मिली है। और जो डीप स्टेट का एक इंटरनल अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हेट स्पीच और जिस तरह से कम्युनल वायलेंस नजर आ रहे हैं देश में होते हुए, चाहे संभल की अगर बात करें या बाकी चीजों की अगर बात करें, तो इस तरह के इंसिडेंट भी क्या आपको लगता है कि डीप स्टेट का काम है? हो भी सकता है। देखिए, जब आप कनेक्शन की, समित पात्रा जी ने जिस तरीके कहा, जब आप कनेक्शन की बात कर रहे थे ना कि ये OCCRP की जब रिपोर्ट आई और उसमें आपने देखा किस तरीके जॉर्ज सोरस, अब जॉर्ज सोरस भी जो है, आप देखिए ना, आप अपनी ओपन सोसाइटी, वो अपनी वहां पर फाउंडेशन चला रहे हैं, वो उनकी अपनी फाउंडेशन है, उसकी फंडिंग वो कर रहे हैं, उसमें और भी अमेरिकन एंटिटीज इन्वॉल्व है, पर फंडिंग तो इनकी भी है उसमें, और किसी ना किसी तरीके से अब फ्रेंच के जब न्यूज पब्लिकेशन ने वहां पर एक इल्जाम ही इन पर लगाया, उसी को कोट किया उन्होंने इल्जाम लगाया कि OCCRP की जो वर्किंग है, जो उसके ऊपर उन्होंने इल्जाम ये लगाया कि ये US के साथ मिलकर एक करप्शन और वो लिंकेज बताया, जिसको उन्होंने हाइड किया। उन्होंने इल्जाम लगाया, उस फ्रेंच न्यूज़पेपर पब्लिक एम्स्टरडैम से निकलता है, तो उन्होंने इल्जाम ये लगा दिया कि ये कहीं ना कहीं पर इनका कनेक्शन है, और जो कि उसको हाइड कर रहे हैं। वो गलत नहीं था सर, आप इस सीक्वेंस को समझो। फोर्ड फाउंडेशन की बात करें अगर हम, सीडा की बात करें अगर हम, या अगर हम इनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की बात करें, आप सारी जब इनको देखते हैं, आप कहीं ना कहीं पे तो सामने दिखता है कि OCCRP की फंडिंग कहां से हो रही है। तो तभी सही परमाना है कि ये डीप स्टेट कहीं ना कहीं पे अपना काम कर रही है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट आती है, हमारे विपक्ष के नेता राहुल जी यहाँ खड़े होकर उनकी रिपोर्ट को बोलना शुरू कर देते हैं, वहां पर उनके रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? तो ये ट्रायंगल जो समित पात्रा जी ने बताया बिल्कुल सही है, ये सही माने पर अगर आप इसको स्टडी करें बिल्कुल सही है, क्योंकि जब जब कोई लिंकेज निकल रही है, वो लिंकेज इस तरीके निकल रही है, और उसका प्रयास एक ही है कि किसी ना किसी तरीके भारत को कमजोर किया जाए, भारत को किसी ना किसी तरीके तोड़ा जाए। पर मुझे लगता है कि ऐसी रिपोर्ट जितनी भी है, मुझे लगता है कि एक आम नागरिक आज जाग चुका है, और जिस तरीके पर बहुत तरीके से भारत आगे एक ऊर्जा के साथ एक प्रगति की लहर पर आकर बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि कोई भी इसमें ऐसी कोई खलल डालने की अगर कोई कोशिश भी करेगा, वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि एक आम नागरिक आज जाग चुका है। ये सब स्टेटस देखते हो, आपके सामने हाल ही देश है, बांग्लादेश में क्या हुआ, उससे पहले फिर आपने देखा मालदीव्स में क्या हुआ, उससे साथ में आपके पड़ोसी मुल्क है, उधर क्या चल रहा है। तो ये डीप स्टेट जो है, इसका काम ही यही है कि जो देश एक अच्छी प्रगति से आगे निकल रहा हो, उनको खतरा हो जाता है कि ये हमारे पर हावी ना हो जाए, तो ये काम कर देते हैं। तो उसी की आज श्रेणी में ये काम चल रहा है, और मुझे लगता है वो एक्सपोज भी हो रहा है। गौरव जी, आपने दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला, खासकर वन नेशन वन इलेक्शन, और उसके साथ साथ किस प्रकार इलेक्शंस के माध्यम से डीप स्टेट भी एक्टिवेट होती है, और कई डेटा आपने यथार्थ पे आपने बात की, आपने अपना समय निकाला हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री गौरव गुप्ता जी, जाने माने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और खासकर वन नेशन वन इलेक्शन और खासकर भारतवर्ष में किस प्रकार डीप स्टेट एक्टर्स काम कर रहे हैं भारत को डिस्टेबलाइज करने की, इस मुद्दों पर प्रकाश डाला। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।